बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। वो कहता है एक बाप और बेटा हैं, अगर उनकी एज को, उनकी उम्र को जमा करें तो वो 72 ईयर्स बनती है। 6 ईयर्स गो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। वो कह रहा है 6 साल पहले जो फादर था उसकी एज अपने बेटे की एज के डबल थी, यानी 2 गुना थी। मिसाल के तौर पे अगर फादर्स एज जो है वो 40 है तो बेटे की 20 होगी, यानी डबल उसके। वो कह रहा है व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। तो आप बताएं कि 6 साल पहले जो है वो बेटे की उम्र कितनी थी। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं जी कि लिखते हैं लेट ए एंड बी बी दी फादर्स एंड सन्स एज रिस्पेक्टिवली, यानी तरतीब के साथ अगर हम लिखेंगे तो ये जो है वो उनकी एजेस हम लेट करेंगे। देखिए कंडीशन ये थी कि सम ऑफ देयर एज इज़ 72 ईयर्स। तो सम ऑफ करेंगे तो हम लिख लेते हैं जी कि ए यानी फादर्स एज प्लस बी सन्स एज, वो है 72 ईयर्स। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इससे आगे उसने कहा जी 6 ईयर्स अगो, यानी 6 साल पहले। हम लिखते हैं 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। देखिए 6 साल से पहले आएंगे तो उनकी एज में से 6 साल माइनस हो जाएंगे, तो यानी फिर फादर्स एज क्या बनेगी। 6 ईयर्स अगो की अगर हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे फादर्स एज वो कितनी होगी। अभी तो हमने ए लेट की है ना, तो 6 साल पहले कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी A-6। इसी तरीके से हम लिखेंगे सन्स एज, वो भी 6 साल पहले कितनी हो जाएगी। सन्स एज हमने बी लेट की हुई है तो वो हो जाएगी जी B-6। अब वो कह रहा है कि आपने फाइंड करनी है एज, और फादर्स एज जो है वो 2 टाइम्स है एज ऑफ सन के। तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर लिखें तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम आएँ तो हम ये लिख सकते हैं, हमने क्योंकि इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन का मतलब इन दोनों एज को हमने बराबर रखना है, यानी फादर्स एज को A-6 को हमने इक्वल रखना है सन्स एज यानी B-6 के। लेकिन ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि फादर्स एज जो है वो 2 टाइम है। अब इक्वल तब हो सकती हैं या तो फादर्स की एज को हाफ करें यानी डिवाइडेड बाई 2 करें, या फिर सन्स एज को डबल कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी, इधर लिख लेते हैं। यानी अगर फादर्स एज 40 है और सन्स एज 20 है तो आपने दोनों को इक्वल करने के लिए या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 40 करें, या इसको 2 पे डिवाइड करके 20 करें ताकि वो इक्वल हो जाए। तो इसी तरीके से हम सन्स एज को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये बराबर हो जाए। अब हम लिखेंगे जी, ये बनेगा A-6, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2B-12। अब b वाली वैल्यू इस साइड पे ले आए तो ये A-2B इज इक्वल्स टू आ जाएगा -12, यही कि ये इधर आके +6। तो ये बनेगा जी A-2B इज इक्वल्स टू -6। इक्वेशन नंबर ये बनेगी जी 2। अब देखें हमने 2 इक्वेशंस बना लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी A+B इज इक्वल्स टू 72, और सेकंड इक्वेशन बनाई A-2B इज इक्वल्स टू -6। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें तो इसमें से एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं जी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 को हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं इक्वेशन 1 के अंदर से। देखें इक्वेशन जो है वो 1 क्या थी, A+B इज इक्वल्स टू 72, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है हमने A-2B इज इक्वल्स टू -6। देखिए सब्ट्रैक्ट का मतलब बेटा कि इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस। तो अब ये प्लस A और -A जो है वो कटिंग हो जाएंगे, और B और 2B हो जाएंगे 3B इज इक्वल्स टू 72 और 6 हो जाएंगे दैट इज़ 78। और अब यहाँ से अगर B की वैल्यू निकालेंगे, B इज इक्वल्स टू 78, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 टाइम और 3 2 टाइम और 6 टाइम, तो यानी हमारे पास जो B की वैल्यू आई है वो 26 आई है। देखिए B की वैल्यू थी सन्स एज, हमने यहाँ लेट भी की थी कि B क्या है, दैट इज़ B बी दी सन्स एज रिस्पेक्टिवली। तो सन्स एज आई है 26, लेकिन हमने क्या निकालनी है, ये अभी 26 है लेकिन हमने क्या निकालनी है 6 ईयर्स अगो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो। तो वो 6 ईयर्स अगो कितनी बनेगी, वो आएगी जितनी अभी हमने निकाली है, यानी
26 और उसमें से 6 ईयर्स आप माइनस कर लें तो दैट विल बी 20 ईयर्स जो एज है वो अभी उस टाइम उसके बेटे की एज है। ये इसका आंसर है, सन्स एज दैट इज़ 20 ईयर्स। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है उसकी 15-20 रुपीज़। लाइक क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपने लिखना है जी जो इसकी सेल प्राइस है, आप लिखेंगे सेल प्राइस इज़ इक्वल्स टू 15-20 रुपीज़, और उसके बाद आप लिखेंगे इसकी कास्ट प्राइस कितनी थी। कास्ट प्राइस थी 1500 रुपीज़। तो आपने इसमें से क्या निकालना था, प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू कितनी आएगी 1520 माइनस 1500, तो ये कितने आ जाएगी, ओनली 20 रुपीज़ की प्रॉफिट थी। लेकिन अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो आप लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल्स टू कितनी आएगी 20 डिवाइडेड बाय जो है वो इसकी टोटल अमाउंट यानी 1500 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ परसेंटेज के लिए। तो ये बेटा इसको 2 ज़ीरोज़ को ज़ीरो से कटिंग कर दें, 20 ओवर आप करेंगे जब 15 तो ये आपके पास तकरीबन 1.33 समथिंग आता जाएगा। तो 1.33% जो है वो प्रॉफिट इन परसेंटेज बनती है। चलें अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है, उसमें लिखा हुआ है The annual income of Tayyib is 9,60,000 rupees while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would have to pay at the rate of 0.75%? देखिए वो कह रहा है कि जी तैयब की जो एनुअल इनकम है वो 9,60,000 है, और उसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है मतलब जो उसने खर्च कर लिया है वो उसने 1,30,000 खर्च कर लिया है। आप ये बताएं कि जी उस पर टैक्स कितना पे होगा अगर टैक्स का जो रेट है वो 0.75% है। तो देखिए हम लिख लेते हैं जी एनुअल इनकम कितनी है, तो हम लिखेंगे एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू वो थी जी 9,60,000, इतने रुपीज़ आ गए। अब इसके बाद हमने जो है वो इसके एग्जेम्प्टेड अमाउंट देखनी है, यानी जितना उसने खर्च कर लिया, जितनी निकाल ली रकम उसमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो है जी दैट इज़ 1,30,000, ये इतनी आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, नेक्स्ट हम लिखेंगे जी कि जो टैक्स रेट है वो है टैक्स रेट दैट इज़ इक्वल्स टू 0.75%। कितना टैक्स रेट है, तो अब आपने क्या करना है, पहले तो आप इस पे जिस पे आपने टैक्स फाइंड करना है उसकी अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे ना, क्योंकि इतना तो खर्चा हो गया, ये तो उसने निकाल दिया अमाउंट। तो अब हम लिखेंगे पहले टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ जाएगी जी, पहले टोटल इनकम उसकी थी 9,60,000 और उसमें से आप उसने जितनी एग्जेम्प्ट कर लिया है यानी 1,30,000 वो इसमें से आप माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो है वो इसकी टैक्सेबल अमाउंट बचेगी, जो कि जिसके ऊपर हमने जो है वो बताना है कि टैक्स रेट लगा के कि टैक्स की अमाउंट आएगी कितनी। लाइक आप 9,60,000 के अंदर से आप माइनस करेंगे 1,30,000, तो ये आपके पास जो है वो 8,30,000 जो है वो बच जाएगा। 8,30,000 इतने रुपीज़ हैं, इनके ऊपर आपने टैक्स की जो है वो अमाउंट चेक करनी है कितनी है। तो अब हम लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट, वो कितनी बनेगी, या आप कह लें कि टैक्स अमाउंट जिसके ऊपर आपने टैक्स जो है वो देखा है कि इस अमाउंट पे जितना लगता है, टैक्स अमाउंट आ जाएगी। रेट जो है वो 0.75% का है और अमाउंट जो बचती है वो है 8,30,000। अच्छा, अब इसको हम लिखेंगे परसेंटेज को कैसे ख़त्म करते हैं, 0.75 और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे 8,30,000 के साथ। तो हम इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कितना बनता है। आप 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 8,30,000 के साथ तो वो बनेगा जी, और डिवाइडेड बाय जो है वो आप करेंगे 100 तो आपके पास आ जाएगा 6,225, तो यानी 6,225 रुपीज़ जो है वो टैक्स की अमाउंट आएगी जो पे करनी है। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर देख लें एनुअल इनकम इसकी कितनी थी। एनुअल इनकम जो है वो 9,60,000 एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी उसने जो खर्च किया, टैक्स का रेट इतना था, फिर आपने टैक्सेबल अमाउंट निकाली उसमें से माइनस करके, अब इस अमाउंट के ऊपर आपने टैक्स रेट लगा के बताया कि ये जी टैक्स की अमाउंट है जो आपने पे करनी है 6,225 रुपीज़। अच्छा जी, इसका बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप निकालना है और जो रुपीज़ हैं यानी जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो है जी 3,75,000, 3,75,000 फॉर 1 ईयर। जो इसका टाइम है वो 1 साल है और जो रेट है वो है 14%।
तो देखें इसमें हम लिखते हैं जी, इसकी हम जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले इसकी लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ 3,75,000 रुपीज़। और उसके बाद हम लिखेंगे जी इसका जो है वो टैक्स रेट कितना है, यहाँ पे लिखेंगे रेट इज़ इक्वल्स टू टैक्स रेट आ गया 14%। और उसके बाद इसका जो है वो हम टाइम लिखेंगे, यानी कैपिटल टी जो है वो 1 के इक्वल है, यानी 1 ईयर है। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। देखिए कंपाउंड मार्कअप का बेटा फार्मूला होता है, यानी आई जो है कंपाउंड मार्कअप होता है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस पी। अब देखें पी तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ए जो है ये हम पहले फाइंड करेंगे, फाइंड करके उसके बाद फिर हम जो है वो आई यानी इसकी जो है वो कंपाउंड मार्कअप की वैल्यू निकालेंगे। देखें यहाँ पे आपको याद होगा कि जो ए है वो हमने पढ़ा हुआ था, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू आप कह लें, वो कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम इसको लिखते हैं जी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, और इसकी पावर हम लिखते हैं टी, और इसको मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, यानी पी के साथ। अच्छा अब इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं, आएगा 1 प्लस आर है 14 डिवाइडेड बाय 100, और टी की वैल्यू कितनी है 1 ईयर, मल्टीप्लाई पी की वैल्यू 3,75,000 ये आ जाएगी। अब ये हो जाएगा जी, हम इसको लिखेंगे दैट इज़ 1 प्लस 14 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.14 आ जाएगा, पावर 1 है तो ख़त्म हो जाएगी, क्या आ जाएगा 3,75,000 रुपीज़, इसके इक्वल आ जाएंगे। अब इसमें 1 प्लस कर लें तो ये आ जाएगा जी 1.14 मल्टीप्लाई 3,75,000 रुपीज़। अच्छा अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3,75,000 को 1.14 के साथ, तो हम लिखेंगे 1.14 मल्टीप्लाई 375, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4,27,500, तो ये बनेगी जी 4,27,500। इतने रुपीज़ आएंगे, ये आपके पास आई है ए की वैल्यू। अब उसी तरीके से आप पुट करें और आई की वैल्यू निकाल लें, यानी जो इसकी हमने वैल्यू निकालनी थी, यानी फाइंड करना था जो है वो कंपाउंड मार्कअप। तो हम लिखेंगे जी कंपाउंड मार्कअप कितना आया। सबसे पहले तो हम इसकी ए की वैल्यू लिखेंगे जो भी आई थी, और इसमें से आपने पी की वैल्यू यानी प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर लेनी है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए जी प्रिंसिपल अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगी, तो कितने बच जाएंगे ये आ जाएंगे जी 52,500 रुपीज़ जो है वो इसका कंपाउंड मार्कअप आएगा। नहीं बेटा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब देखें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जो है वो नीचे पूछ सकते हैं।